नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी टेक्नीशियन। दोस्तों, एनटीपीसी सीवीटी 1 में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। संविधान सभा के जनक कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के जनक या संविधान के निर्माता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के जनक कहलाते हैं या संविधान निर्माता कहलाते हैं। ये ड्राफ्टिंग समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण समितियों को और डिस्कस कर लेते हैं हम साथ ही साथ। संघीय शक्तियों संबंधी एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा देखिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति की बात करें तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। इनके अलावा बात करें दोस्तों तो देखिए, संचालन समिति की बात करते हैं। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आवास समिति बी पट्टाभी सितारमैया। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 2। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम एनटीपीसी के सभी प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर पाएं। देखिए, पाइथन की बात करें दोस्तों, पाइथन क्या है? पाइथन बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसके अलावा और कुछ लैंग्वेज होती है दोस्तों। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है? देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज में तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारी की सारी। जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, गो, स्विफ्ट, पीएचपी, कोबोल, ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। बात करें दोस्तों, इसरो ने 15 फरवरी 2017, देखिए दोस्तों, इसरो के द्वारा 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रहों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो देखिए, इसरो के द्वारा 104 उपग्रह छोड़े गए थे। ये छोड़े गए थे 15 फरवरी 2017 को। और ये किस यान के द्वारा छोड़े गए थे? तो दोस्तों, वो था पीएसएलवी द्वारा। और ये कहाँ से छोड़े गए थे? श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नींबू के रस के पीएच का मान कितना होता है? तो देखिए, नींबू के रस की पीएच की बात करें तो इसका मान होता है 2.4। नींबू के रस की पीएच का मान कितना होता है? 2.4। अब आगे देखिएगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट्स और देख लेते हैं हम। ह्यूमन ब्लड की बात करें, मानव रक्त की पीएच का मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच में। ये एसिड रेन रही। एसिड रेन 2 से 5.6 के बीच में। बेसिकली 5.6 पीएच से कम होने पर उसे एसिड रेन का नाम दे दिया जाता है। इसी के अलावा बात करें ह्यूमन यूरिन की 6, मिल्क की 6.5 से 6.7, ठीक है। वाइन्स की 2.8 से 3.8। तो ये कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट पीएच थे। देखिए, पीएच की फुल बात करें दोस्तों तो इसका जो पैमाना होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। यानी कि 0 से लेकर 14 तक की काउंटिंग बीच में इसका पैमाना बताया जाता है। और पीएच की फुल फॉर्म देखिए आप, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न 2020 का है, इस वजह से इस प्रकार से पूछा गया है। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक, ये 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। अब हाल ही में कौन है? धर्मेंद्र पटेल, ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2021 में, वर्तमान काल में। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार बात करें दोस्तों तो मानव संसाधन विकास मंत्री, ये जो पद है इसको शिक्षा मंत्री बना दिया। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2020 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की? देखिए दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था कि थीम क्या थी। आज के इसमें क्वेश्चन में आया है कि 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने करी थी? तो देखिए, या फिर कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों कोलंबिया में। कोलंबिया ने इसकी मेजबानी करी थी। कोलंबिया के द्वारा 2020 पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई थी। ठीक है। और 2019 में चीन के द्वारा। देखिए, आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1974 में पहली बार मनाया गया था और मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1972 में। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, ये अधिनियम लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इंटेल i9 क्या है? तो दोस्तों, इंटेल i9 की बात करें, ये क्या है? ये है डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर।
ये क्या है दोस्तों? डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है हमारे पास में, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ा है। इसमें आप हमें सिर्फ ये बताओगे कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो आप हमें कमेंट करके सार्क के सभी सदस्य देशों के नाम लिख करके बताओगे। ठीक है, और उनके अलावा जो ऑप्शन होगा वो उसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये हमने आपके लिए एक छोड़ा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सार्क में कौन कौन से सदस्य देश। अच्छा, कुछ संगठनों की बात कर लेते हैं हम दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिक्स, अच्छा ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 के अंदर। कौन कौन से राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं? देखिए ब्रिक्स की बात करें, BRICS, यहाँ से दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारी 5 कंट्री है जो ब्रिक्स के अंतर्गत आती है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा देखिए 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। 2010 के अंदर इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। स्टार्टिंग में कितने थे? 4 मेंबर थे, अब वर्तमान में कितने? 5 मेंबर हैं। पहले नाम था ब्रिक, अब हो गया ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा बात करें इसके पहले शिखर सम्मेलन की। देखिए पहला शिखर सम्मेलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 16 जून 2009 को पहला शिखर सम्मेलन हुआ था रूस से स्टार्ट। पहला रूस में हुआ था, इसके आगे फिर कंटिन्यूअस इस तरीके से इसके सम्मेलन चलते रहे। ठीक है, अभी बात करें, देखिए ये 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2020 में, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो भी कहाँ हुआ था? रूस में। आगे देखिए आसियान संगठन की बात करते हैं हम यहाँ से। आसियान पूर्वी एशियाई संगठन, आसियान। देखिए आसियान की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। स्थापना की बात करें 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। ठीक है दोस्तों। अच्छा आगे देखिए इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन एंड वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, यह है इसका मोटो या आदर्श वाक्य आसियान का। कुल सदस्य देश कितने दोस्तों? कुल सदस्य देशों की बात करें तो वो है 10। ठीक है। अच्छा देखिए इसके अलावा कौन कौन से सदस्य देश है आप बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों, ये सारे इसके सदस्य देश है। ये कंप्लीट ये देख लीजिए, ये इसके सारे सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? देखिए बात करते हैं 2016 के अंदर, तो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ठीक है। अच्छा अब विमुद्रीकरण कब हुआ था? ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को। इस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। ठीक है। अच्छा उस समय उर्जित पटेल थे, तो वर्तमान में कौन है? ये है शक्तिकांत दास। जो आरबीआई के कौन से गवर्नर है? ये है 25वें गवर्नर। आरबीआई की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका पहला गवर्नर कौन था? वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है। कौन से एक्ट से स्थापना हुई थी? तो ये था आरबीआई एक्ट 1934। स्थापना 35 में हुई थी, एक्ट 1934 था। ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। और इसमें देखिए टोटल की बात करें 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 1 गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद की बात करें दोस्तों तो जयदेव इसके रचयिता है। अब कुछ और ग्रंथों की बात कर लेते हैं हमने। तो ये अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, महाभारत वेदव्यास के द्वारा, विक्रमाचरित विल्हण के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। ये कुछ इंपोर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। आगे बात करें हम हर्षचरित और कादंबरी, ये बाणभट्ट की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की, कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम शौर्यम मेघदूतम रघुवंशम, माल मित्रम ऋतु संहारम, ये सभी रचनाएं दोस्तों किसकी है? ये सभी रचना है कालिदास की। ठीक है। स्वप्न वास वदनम वदतम और प्रतिज्ञायो गंध रायण, ये है भास की रचना। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये सभी रचनाएं हर्षवर्धन की। ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं थी दोस्तों, जिन्हें भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाओं की बात करें तो ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। ठीक है, और ये कौन से ग्रंथ में? त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक के सुत्त पिटक में। त्रिपिटक है दोस्तों, ये संबंधित है बौद्ध ग्रंथ से, जिसका सुत्त पिटक है उसके अंतर्गत जातक कथाएं आती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आया था दोस्तों। बेसिकली हम पहले बात करते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। देखिए यूनेस्को, यूनेस्को ये है इसका नाम। अब देखिए यहां से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अच्छा, भारत कब सम्मिलित हुआ था? 1946 में इसमें भारत शामिल हुआ था। ठीक है, और कुल सदस्य देश बात करें दोस्तों, वर्तमान में 193 सदस्य देश है जो यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। तो ये रही पूरी बेसिक बात यूनेस्को से संबंधित। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो चीन की राजधानी कौन सी है? देखिए दोस्तों, ये जीके का प्रश्न था लेकिन इसे रीजनिंग में पूछा गया था। तो देखिए चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन की बात करें, ये भारत कब आया था दोस्तों? तो 16 मई 1946 को। ठीक है, तो सन बताना था आपको, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। देखिए आगे देखते हैं, आस्की की फुल फॉर्म क्या है? आस्की ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या है? आस्की की फुल फॉर्म। 2020 में आईपीएल किसने जीता है? देखिए 2020 के आईपीएल की बात करें दोस्तों, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था और ये 5वीं बार विजेता बने थे। तो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार आईपीएल किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। कितनी बार जीता है? 5 बार। देखिए कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं 2020 आईपीएल से रिलेटेड। 2021वां भी करंट में चल रहा है, तो इसका आप अलग से एक नया वीडियो बना देंगे। 2020 कौन सा संस्करण है? तो देखिए 2020 के संस्करण की बात करें तो ये था आईपीएल का 13वां संस्करण। ठीक है, इसका स्पॉन्सर कौन था? तो ड्रीम 11 2020 आईपीएल का आयोजन करता था। 2020 कहाँ हुए थे आईपीएल? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस। उपविजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। ये कुछ ध्यान रखने हैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उन सभी के नाम हम आपको बता देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो। लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, जाखम, जवाई। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम हैं जो सभी अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए यहाँ पूछा है उत्तरी अमेरिका, तो इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, बात करें साउथ अमेरिका की, तो इसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अफ्रीका की बात करें तो अल्जीरिया। एशिया की बात करें तो चीन। यूरोप की बात करें तो फ्रांस। ये सभी इनके अपने अपने सबसे बड़े देश हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संसद की जो लोकसभा प्लस राज्यसभा इनकी संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो संयुक्त बैठक किसके कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस केस में कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? देखिए आपको पता होगा महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और वो था 1924 बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक। ठीक है, 1924 बेलगांव अधिवेशन। अच्छा, बात करें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 बार 1929 1937, एक बार लाहौर अधिवेशन 1929 और 1937 फैजपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा।
एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, पहली महिला जिनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। वो कौन सा अधिवेशन था? 1917 कलकत्ता, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने दोनों बार कलकत्ता अधिवेशन 1886 और 1906। पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 में कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? देखिए वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है और सबसे नया कौन सा है? तेलंगाना हाई कोर्ट। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो देखिए समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो ये प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए ये अभियान चलाया गया है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। और आपको पता है शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। इंडिया की लार्जेस्ट रोड टनल यानी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात हो रही है चेनानी नासरी सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग। इसका दूसरा नाम है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या चेनानी नासरी सुरंग। अब देखिए ये कौन से राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर। अच्छा, कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो वो है पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसका दूसरा नाम क्या है? बनिहाल रेलवे टनल, बनिहाल रेलवे सुरंग। इसकी लंबाई क्या है? 11.2 किलोमीटर, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कौन सी है? वो है चेरल्लोपल्ली और राउप के बीच में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग की। देखिए ये सुरंग मनाली लेह राजमार्ग को रोहतांग दर्रे से आपस में ऐड करती है, जोड़ती, लेह को मनाली से जोड़ने का काम करती है। रोहतांग सुरंग लेह को मनाली से जोड़ने का काम करती है। लंबाई है 9.02 किलोमीटर। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों 4 हमको स्टेट याद रखने हैं जहां इनका विवाद चल रहा है। देखिए तमिल, कर्नाटक, केरल एंड पुडुचेरी। इनमें से जो भी ऑप्शन में आए आपको वो टिक मारना है। ठीक है, ऑप्शन 2 के हिसाब से दे सकता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, किसी भी हिसाब से दें, तो हमें याद रखने चारों के चारों है जो कावेरी नदी जल विवाद से जुड़े हुए राज्य है। कुछ और बात करें कृष्णा नदी से तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ये कृष्णा नदी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। रावी व्यास की बात करें तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। नर्मदा नदी की बात करें एमपी, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ये नर्मदा नदी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? देखिए विटामिन B1 की बात हो रही है तो बेरी रोग है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। कुछ अन्य विटामिनों की बात करें, विटामिन A की कमी से रतौंधी या जिरेफ्थेल्मिया। विटामिन B6 या B12 की कमी से बात करें तो एनीमिया यानी कि रुधिर की कमी, रक्त की कमी। विटामिन C ये क्या होता है? मसूड़ों को फुला देता है, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी रोग। विटामिन D रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन E ये जनन शक्ति में कमी ले आता है। विटामिन K इससे रुधिर का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसको हीमोफीलिया कहते हैं। और एट लास्ट विटामिन B3 एंड B7। देखिए B3 के कारण क्या होता है? त्वचा पर दाद वगैरह हो जाते हैं, और B7 के कारण क्या होता है? लकवा और शरीर में दर्द वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सभी कुछ विटामिनों की कमी के कारण रोग थे। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला पार्क है। ठीक है, ये है भारत का पहला पार्क। अच्छा इसके बाद बात करें दोस्तों, ये है देखिए टाइगर प्रोजेक्ट के तहत पहला पार्क भी कौन सा है? जिम कार्बेट। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भी पहला पार्क है और भारत का सबसे पुराना पार्क भी यही है। कब बना था? 1936 में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में। 2019 में किसे भारतीय रत्न नहीं मिला? तो आपको याद रखना है 2019 में भारत रत्न किसे किसे मिला था? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी एंड नानाजी देशमुख,
ये 3 को मिला था। इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो इसका राइट आंसर था। ठीक है, सबसे पहले अवार्ड कब दिया गया था भारत रत्न? 1954 में। किन किन को मिला था? इन तीनों को मिला था, राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। इन तीनों को पहली बार भारत रत्न मिला था 1954। ठीक है, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न मिला है 1987 में। ठीक है, अच्छा, इन्हें किसी उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, वो उपनाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? देखिए, इब्न बतूता की बात हो रही है तो ये थे मोरक्को का यात्री, मोरक्को यात्री थे इब्न बतूता। ठीक है, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। बाकी बात करें दोस्तों, मार्क पोलो ये वेनिस यात्री थे। अल बरूनी ये उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म के रिलेटेड थे। महमूद गजनवी की सेना के साथ में भारत आए थे अल बरूनी। मैगस्थनीज की बात करें दोस्तों, ये सेल्यूकज का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मैगस्थनीज सेल्यूकज का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चीनी यात्री फैयान की बात करें दोस्तों तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग, देखिए ये है और ये है दोनों मैच होंगे दोस्तों, तो हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अच्छा, एक और बात करें बौद्ध भिक्षुओं की बात करें, चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रह करके गए थे। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे, राइट आंसर था इसका देखिए टाइफाइड। टाइफाइड इसका राइट आंसर है। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण टाइफाइड होता है? साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप, ये टाइफी बैक्टीरिया जिसके कारण से टाइफाइड होता है। कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? तो देखिए कुछ ऑप्शन में थे सन टेम्पल, कोणार्क था, जंतर मंतर वगैरह, रानी की बाव, ये सभी की सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर था। ये सभी क्या थे? यूनेस्को हेरिटेज साइट में जुड़े हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 38। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों अवतल या अपसारी। मायोपिया इसको निकटदर्शिता रोग भी कहते हैं, इसके लिए अवतल काम में लेते हैं। जबकि बात करें दोस्तों दूरदर्शी के लिए वहां काम में लिया जाता है उत्तल, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन थे? 2020 के मुख्य अतिथि की बात कर रहे हैं तो थे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सनारो। ये क्या थे? ये थे 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आगे बात करें 2019 में तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामापोसा, ये थे 2019 में। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों ब्रह्मोस, ये है एक सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? तो दोस्तों कुछ पौधे हैं जिनका नाम हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। मोसेस, हार्नवर्ट, लिवरवर्ट। ठीक है, ये सभी ब्रायोफाइट वर्ग के पौधे हैं। आगे बात करें दोस्तों जादूगोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जादूगोड़ा की खान है वो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ठीक है, तो यूरेनियम की पहली खान कौन सी है? जादूगोड़ा की खान है भारत के अंदर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये झारखंड राज्य में सिंहभूमि जिले में स्थित है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर। ठीक है, बाबर की बेटी ये कौन है? हुमायूंनामा की लेखक गुलबदन बेगम। अच्छा, अकबरनामा या आईने अकबरी, इसके लेखक अबुल फजल। ठीक है, पदशाहनामा के लेखक ये थे दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये कौन थे? शाहजहां के दरबारी लेखक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हमने पहले भी बता दिया था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। लास्ट प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का, 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं और इनको हमने दोस्तों, अच्छा अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछे हम दोनों ही देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होगा? दोनों चारों को आपस में ऐड कर देंगे।
ठीक है। तो टोटल जोड़ने पर आएगा 1 ओम। लेकिन समांतर की बात करेंगे तो इनका व्युत्क्रम ऐड करेंगे, यानी 1/4 का व्युत्क्रम क्या हो गया 4, इन 4 को आपस में फिर ऐड किया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 16। ये हो गया समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 इनको जोड़ेंगे तो 1, तो श्रेणी क्रम में 1 ओम आएगा जबकि समांतर क्रम में 4 ओम आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ये सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आगे आने वाली एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।